और आइए 25 खबरों के बाद अब विस्तार से हम आपके लिए खबरों की प्लेट जो तैयार कर लाए हैं वो आपको परोसते हैं। और चलिए हम दोनों सफर की शुरुआत करते हैं। ट्रेंडिंग न्यूज़ आपको दिखाते हैं। यूपी के लिए आज सौगात का दिन है। यूपी के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े के करीब पहुंच गया है हिंदुस्तान। तमाम हिंदुस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ है। तो वहीं महाराष्ट्र में स्कूल के बाद अब कॉलेज खुलने लगे हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही अनुमति दी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई का प्लान तैयार हो गया है। एक आतंकी का हिसाब होगा। T20 में रविवार को पाकिस्तान से भारत का मुकाबला। मैच से पहले ही जुबानी जंग काफी तेज हो गई है और फैंस इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। तो जम्मू कश्मीर में अब होगा आतंक का जड़ से सफाया। एक आतंकी का हिसाब करने का इंतजाम सरकार ने कर लिया है, प्लानिंग कर ली है, क्योंकि घाटी को दहलाने का नापाक मंसूबा पालने वाले तमाम जो आतंकी हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। और पुंछ में सेना ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। जंगलों में छिपे बैठे आतंकियों की घेराबंदी भी कर ली गई है। देखिए जरा। तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। अगर कोई घास काट रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर आखिरी प्रहार की तैयारी है। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए पूंछ में लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। एक मरतबा फिर सुने, गाँव सुनती। जम्मू कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों पूंछ और राजौरी के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान को तेजी देते हुए मेंढर में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। लोगों को कहा गया है कि वो जरूरी राशन जुटाकर घर में रख लें, जंगलों में ना जाएं और अपने पशुओं को भी घर में ही रखें। वजह है मेंढर और राजौरी के घने जंगलों में छिपे आतंकियों पर अंतिम प्रहार की तैयारी। आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूंछ के घने जंगल में सघन तलाशी हो रही है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। पेड़ की ओट में चट्टानों के पीछे जवान पोजीशन लेकर तैयार हैं। बस इंतजार है उस मौके का जब दहशतगर्दों की तरफ से कहीं कोई हरकत नजर आए। सड़कों पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर महिलाओं की चेकिंग के लिए सीआरपीएफ ने महिला कांस्टेबल की तैनाती कर दी है। पूंछ की भीमबर गली में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। हर नाके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर इलाके की कॉम्बिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। अपने साथियों का इंतकाम लेने के लिए सेना ने दोगुनी ताकत के साथ मोर्चा संभाल लिया है। पिछले दिनों आतंकियों के घात लगाकर किए गए 2 हमलों में देश के 9 जाबाज जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 निर्दोष नागरिकों की भी आतंकियों ने हत्या की है। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो जंगल के भीतरी इलाके में है और गहन वहां पर जो है छानबीन चल रही है, तलाशी अभियान चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 से 5 आतंकवादी जो है जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं और उनकी तलाश जो है लगातार जारी है। और प्राथमिकता जो सुरक्षा बलों के है वो यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और इनको ढेर कर दिया जाए। एक तरफ सेना ने जंगल में छिपे आतंकियों की घेराबंदी सख्त कर दी है, तो दूसरी ओर आतंकियों की धरपकड़ के लिए रणनीति में बदलाव करते हुए उनके मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
पुंछ जिले के मेंढर इलाके में ऐसे 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन पर आतंकियों को पनाह देने और मदद मुहैया कराने का शक है। इससे पहले रविवार को भी 3 लोग हिरासत में लिए गए थे। इस तरह पुंछ हमले के सिलसिले में कुल 8 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। पुंछ जिले के मेंढर इलाके से जो है आज 5 संदिग्ध व्यक्तियों को जो है हिरासत में लिया गया, उनको डिटेन किया गया और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है इन लोगों ने जो है आतंकवादियों को जो है कुछ मदद पहुंचाई हो, कोई लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दिया हो, इसीलिए उनको जो है हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। उनकी पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में आतंक के संपूर्ण नाश का ब्लूप्रिंट तैयार है। खुद आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे भी जम्मू पहुंच चुके हैं। नरवणे ने एलओसी के फॉरवर्ड बेस पहुंचकर व्हाइट नाइट कोर के जवानों से मुलाकात की और हालात की जानकारी ली। इस बीच सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज दिन भर लाइन ऑफ कंट्रोल और उन इलाकों के दौरे पर थे जहां पर ये महा ऑपरेशन जो है सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच सकते हैं। गृह मंत्री के दौरे से पहले ही घाटी में आतंकियों का समूल नाश शुरू हो चुका है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इसको गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं, राहत वाली खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को दूर करने के लिए सुरक्षा बलों ने प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार कर लिए हैं। स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार जो आतंकी है उनका सफाया किया जा रहा है और आतंकियों के सफाई के साथ ही कश्मीर से पलायन कर चुके लोगों के लिए भी आज हम गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। 90 के दशक में आतंकियों के खौफ से हजारों की संख्या में लोगों ने जम्मू कश्मीर से पलायन करना शुरू कर दिया था, किंतु अब इनकी घर वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली NCR में रह रहे 25,000 कश्मीरियों को सरकार ने डोमिसाइल प्रमाण पत्र देने की पहल की है। अपनी जन्मभूमि पर लौटने की उम्मीद अब इन्हें मिल गई है, जिसके बाद खुशी वाली स्माइल इनके चेहरे पर आ गई है। देखिए जरा। ये दस्तावेज सबूत है इस बात का कि आतंक ने इनके इरादों को वक्ती तौर पर भले ही कमजोर किया, लेकिन इनके इरादों को तोड़ नहीं सका। ये जवाब है पाकिस्तान परस्त आतंकियों, उनके आकाओं और उनके हमदर्दों को, जो बंदूक के बल पर कश्मीरी लोगों को डराने का ख्वाब देखते हैं। हम जाना चाहते हैं, मगर हमें कोई सहायता मिल जाए वहाँ पे, हम जाना चाहते हैं। अब वापस जाने का मौका मिलेगा तो आप जाएंगे? जरूर जाएंगे जी, जरूर जाएंगे। कोई घबराहट, कोई नहीं, हमें कोई घबराहट नहीं, हमें जाना है वहाँ पे। 30 सालों से अपनी मिट्टी से दूर रहने का दुख इनके चेहरों पर आप पढ़ सकते हैं, तो अपने जड़ की ओर जाने की उम्मीद से खिल उठे इन चेहरों की खुशी भी महसूस कर सकते हैं। वहाँ की सिचुएशन देख के ही हम लोग जाना चाहेंगे। डेफिनेटली हमारे रूट्स वहाँ के हैं, तो वहीं जाना चाहेंगे। 90 के दशक में आतंकियों के खौफ से हजारों लोगों ने जम्मू कश्मीर से पलायन किया था। दिल्ली NCR या देश के दूसरे हिस्सों में जाकर ये लोग फंस गए थे, लेकिन भारत सरकार अब इन्हें वापस जम्मू कश्मीर के इनके पुश्तैनी शहरों में बसाने की तैयारी कर रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नई दिल्ली इलाके के जम्मू एंड कश्मीर भवन के अंदर। यहाँ पर आप देखिए एक टेंट लगाया गया है जहाँ पर अधिकारी गण मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार से हैं, और यहाँ पर जो लोग विस्थापित होकर 90 के दशक में दिल्ली और NCR के इलाकों में आके बस गए थे, उन लोगों की डोमिसाइल बनाकर बांटी जा रही है। अगस्त महीने में इसी तरीके का एक टेंट लगाया गया था जिसमें लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अब ये देखिए डोमिसाइल लोगों को यहाँ पर प्रदान की जा रही है। नई दिल्ली के जम्मू कश्मीर भवन में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आए अधिकारियों ने कैंप लगाया है। यहाँ जम्मू कश्मीर से पलायन कर दिल्ली NCR में बसे लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और NCR में करीब 25,000 कश्मीर के निवासियों ने शरण ली थी, जिन्हें अगले 2 से 3 दिनों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम जाएंगे।
अगर मौका मिल रहा है हम बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। मदद मिल रही है सरकार की तरफ से कोई? सर हमें सरकार की तरफ से हर तरह की हेल्प मिल रही है, ठीक है। बाकी जिस समय अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जी हाँ जी आपको जा करके वहाँ पर दोबारा वापस बसना है, दोबारा जाना है, सर गवर्नमेंट कोई हेल्प करती है तो हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से टारगेटेड किलिंग के मामले बढ़े हैं। बावजूद इसके लोगों में इसका कोई खौफ नहीं है। 30 सालों से अपने घरों से दूर रह रहे कश्मीरी वापस लौटना चाहते हैं। वापस जाना चाहेंगे सर? ज़रूर जाना चाहेंगे, बिकॉज दैट हैज़ बीन आवर मदरलैंड फॉर वट एवर रीजंस। और रहा आई मीन वो ऐसी बर्थ वहाँ हुआ है। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, मी, माई वाइफ, मेरा बच्चा, एवरीबडी वी वर बोर्न देयर। हम यहाँ लोगों के डोमिसाइल्स और रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट बना के दे रहे हैं। लगभग 8,000 के करीब हमने डोमिसाइल्स बना के लाए थे, क्योंकि यहाँ पे 10 से 13 अगस्त के बीच में एक कैंप लगा था। हमने यहाँ से लोगों की फाइल्स लेके गए थे और उनके लिए डोमिसाइल्स हम बना के लाए हैं। लगभग 8,000 हम इशू कर चुके हैं। इतने ही लगभग 8,000 के करीब हम अभी बना चुके हैं और विद इन 2-3 डेज हम इनको इशू करेंगे। डोमिसाइल मिलने के बाद दिल्ली एनसीआर में रह रहे जम्मू कश्मीर के निवासी वहां नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इन्हें वहां और भी फायदा दिलाए जाने की योजना है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तो रिपोर्ट देखने के बाद जाहिर तौर पर वो लोग जो जम्मू कश्मीर लौटना चाहते हैं उनके चेहरे पर गुड स्माइल ज़रूर आ गई होगी। और शगुफ्ता, अपने शहर, अपनी मिट्टी के पास लौटने की खुशी जो है उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। मैं वही सोच रही थी रोमिता कि ये उम्मीद जगाने वाली खबर है इन तमाम कश्मीरियों के लिए। एक और उम्मीद वाली खबर आपको बताते हैं। कोरोना से युद्ध के मोर्चे पर जुड़ी है ये गुड न्यूज़। दरअसल भारत आज उस कीर्तिमान को छू सकता है जो आज भी बड़े बड़े देशों के लिए एक सपना है, एक ड्रीम है। वैक्सीनेशन के आंकड़ों ने भी रफ्तार पकड़ ली है, स्पीड पकड़ ली है और किसी भी वक्त भारत में 100 करोड़ टीके की खबर जल्द आ सकती है। इंतजार कीजिए। पिछले कुछ दिनों से भारत ने वैक्सीनेशन की जो रफ्तार दिखाई है उससे दुनिया दंग है। भारत में इसी साल 16 जनवरी से लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ था और आज करीब 9 महीने बाद भारत 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने जा रहा है। जाहिर है कोरोना काल में भारत की उपलब्धि कई मायनों में खास है। जिस कोरोना के आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने घुटने टेक दिए, उस कोरोना का भारत ने डट कर मुकाबला किया। उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी साल 13 जून को भारत में 25 करोड़ लोगों को टीका लगाकर पहला कीर्तिमान स्थापित किया गया। उससे पहले वैक्सीनेशन की रफ्तार ही कम नहीं थी, बल्कि टीकाकरण की राह में तमाम दुश्वारियां भी थी। लेकिन भारत ने दृढ़ इच्छा दिखाई और 5 अगस्त आते आते 50 करोड़ टीके का नया रिकॉर्ड बना डाला। टीकाकरण की इस रफ्तार ने भारत को आगे बढ़ने का हौसला दिया। 75 करोड़ लोगों को टीके का शुभ समाचार देश को पिछले महीने 13 सितंबर को मिला। 50 करोड़ से 75 करोड़ डोज का सफर भारत ने जिस रफ्तार से तय किया वो हैरान करने वाला था। और आज 20 अक्टूबर है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज भारत 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य पूरा कर लेगा। कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, इसकी गवाही वैक्सीनेशन की रफ्तार दे रही है। भारत ने ये रफ्तार ऐसे ही नहीं पाई है। इनमें उन राज्यों का योगदान सबसे ज्यादा है जिनके बूते आज देश टीकोत्सव मना रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो टीकाकरण के मामले में ये पहले पायदान पर है। 19 अक्टूबर तक राज्य में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड भी टीकाकरण के मामले में बेहतर है। यहाँ 6.5 करोड़ से ज्यादा को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अगला नंबर गुजरात का है। यहाँ भी 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जो आबादी के हिसाब से बेहतर प्रदर्शन है। टीकाकरण के मामले में मध्य प्रदेश भी कम नहीं। यहाँ 19 अक्टूबर तक 6 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भले ही कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के करीब पहुंच चुका हो,
लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ पहली डोज ही लगी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 99 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 28 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षा का दूसरा टीका लगवा चुके हैं। इसी वजह से अब सरकार का फोकस दूसरे चरण पर है। कोरोना के मामलों में उम्र भी बड़ा फैक्टर बना है, क्योंकि भारत में सबसे पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ, उसके बाद 40 साल से ऊपर के लोगों को और सबसे आखिर में 18 साल से ज्यादा के लोगों को। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 60 साल से ऊपर के 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना से सुरक्षा की गारंटी मिल चुकी है। 40 साल से 60 साल के बीच के 26 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 से 44 साल के लोगों की बात करें तो इस उम्र के 55 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो चुनौती ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लगाने की थी। आज जब आंकड़ा 100 करोड़ के करीब है तो भारत के ज्यादातर युवा वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले चुके हैं। आंकड़ों से समझे तो 18 प्लस की 74% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 18 प्लस में 30% से ज्यादा वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण का महाअभियान से दुनिया में भारत का गुणगान हो रहा है। वैक्सीनेशन में भारत ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसको हासिल करना दुनिया के किसी देश के लिए आसान नहीं है। इस दौरान भारत ने 17 सितंबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है हम सबको, मुझे और अमिता को, बल्कि पूरे देश को, कि ये रफ्तार जो है, ये स्पीड रफ्तार जो है आज नया कीर्तिमान जरूर स्थापित करेगी। बिल्कुल। और देखिए, कोरोना से जंग में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए सवाल ये भी है कि क्या दोनों डोज ले चुके लोग पूरी तरीके से कोरोना से सुरक्षित हो गए। ऐसी चर्चा इसलिए है क्योंकि बूस्टर डोज को लेकर इस वक्त काफ़ी चर्चा है। WHO ने ये सिफारिश की है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन्हें बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। अब क्या भारत में भी बूस्टर डोज को लेकर जो स्टडीज सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि कम इम्यून वाले लोगों को बूस्टर डोज लगना चाहिए। समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भारत ऐतिहासिक 100 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब तक 99 करोड़ टीका लगाया जा चुका है, यानी 100 करोड़ के जादुई आंकड़े को छूने में फासला तेजी से घटता जा रहा है। टीकाकरण की रफ्तार को देखते हुए 1 अरब वैक्सीनेशन की गुड न्यूज किसी भी क्षण मिल सकती है। हमारे भारत का जो कमिटमेंट है वो ये है कि हमारी अडल्ट पॉपुलेशन 94 करोड़, उनको दोनों डोज पहले मिलना ज़रूरी है। दे शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो हम लोग उसी की ओर अग्रसर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए। अब तक भारत के कई राज्यों में 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। पूरे देश में दूसरी डोज भी तेजी से लगाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारत को बूस्टर डोज की आवश्यकता है। सवाल इसीलिए कि WHO के वैक्सीन सलाहकार समूह ने सिफारिश की है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें एक अतिरिक्त डोज लगानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद इन लोगों की वैक्सीन को लेकर रिस्पॉन्स करने की संभावना कम होती है। बूस्टर डोजेस के लिए तो अभी तो केवल साइंटिफिक डिस्कशन हो रहा है। दुनिया में भी चाहे WHO को ले लें, चाहे CDC को ले लें, चाहे EMA को ले लें, चाहे NIH को ले लें, चाहे ICMR को ले लें, अभी बूस्टर डोजेस पे डिस्कशन के लेवल पे बहुत क्लियरली है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी बूस्टर डोज को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता फिलहाल वयस्क आबादी को दोनों डोज दिलाने की है। साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोविड के खिलाफ सुरक्षा कवच मुहैया कराने पर है, जिसकी तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। खुशी की बात,
सीरो सर्वे के नतीजों से भी पता चली। सीरो सर्वे के मुताबिक 55% बच्चों में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। 4 सीरो सर्वे हैं, इसको चौथा सीरो सर्वे हम लोगों ने जुलाई-अगस्त में किया था, जून-जुलाई में किया था, जिसका रिजल्ट्स अगस्त में आए थे। उसमें क्लियरली लिखा हुआ ये था कि 55% बच्चों में एंटीबॉडीज पाए गए। इसमें बच्चे काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच WHO से कोवैक्सीन को हरी झंडी मिलने का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मुमकिन है कि 26 अक्टूबर को WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक में कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाए। भारत के लिए ये भी एक अहम उपलब्धि होगी। स्नेहा मोरदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर वालों को एक बड़ी सौगात दी है। यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और इस मौके पर यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। और क्या कुछ हुआ खास? और देखिए, कुशीनगर का रनवे देश का सबसे लंबा रनवे कहा जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 3200 मीटर बताई जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कुशीनगर से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी है, क्योंकि आज यूपी के लिए बड़ा दिन है। इससे पहले कुशीनगर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर श्रीलंका से 100 से ज्यादा लोगों को हवाई जहाज कुशीनगर एयरपोर्ट लेकर पहुंचा है। और देखिए, कुशीनगर की बात कर रहे हैं, विकास की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ऐसे में बौद्ध परंपरा से जुड़े लोगों की कुशीनगर को लेकर एक खास हादसा भी है। 26 नवंबर से दिल्ली से कुशीनगर के लिए हफ्ते में 4 फ्लाइट्स की शुरुआत की जाएगी और 18 दिसंबर से मुंबई और कोलकाता के लिए उड़ान भी शुरू हो जाएंगी यहाँ पर से। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। और आइए अब आपको ये समझा देते हैं कि आखिर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट किन मायनों में खास है और साथ ही इसके निर्माण से कैसे पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाली है। देखिए रिपोर्ट में। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का तीसरा और देश का 87वां लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। कुशीनगर का रनवे 3.2 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। यहाँ की एप्रिन पर 4 बड़े हवाई जहाज खड़े हो सकते हैं, जबकि इसके रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट यानी कि 4 टेक ऑफ और 4 लैंडिंग प्रति घंटा है। वहीं एयरपोर्ट पर दिन ही नहीं बल्कि रात में भी उड़ान भरने की व्यवस्था की जा सकती है। इस एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संबंधों का टेक ऑफ होने वाला है। कुशीनगर आने के लिए विदेशी यात्रियों के लिए रास्ता सीधा और आसान होगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा विमान संपर्क है। श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर समेत दर्जनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधे एयर कनेक्टिविटी होगी। इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कुशीनगर की दूरी घटेगी और समय की बचत भी होगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न केवल आसपास के लोगों को फायदा होगा, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के जिलों को भी लाभ होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लाखों लोगों को इस प्रोजेक्ट से फायदा होने वाला है और खास बात ये कि ये एयरपोर्ट दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों को सीधे जोड़ने वाला है। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से बौद्ध सर्किट के लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, राजगीर, संकेसा और वैशाली की यात्रा अब कम समय में पूरी हो सकेगी।
यानी कुशीनगर से अब देसी विदेशी पर्यटकों के साथ पूर्वांचल सहित पश्चिमी बिहार, नेपाल के सीमावर्ती लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी। दरअसल कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, जिसमें 3 प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान परिनिर्वाण मंदिर है, जहां भगवान बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और यहाँ परिनिर्वाण स्पूत भी है, जिसे देखने देश और विदेश से लाखों लोग आते हैं। वहीं रामाभार स्पूत और माता कुंवर मंदिर भी बौद्ध आस्था के केंद्र है। इसके अलावा वाटथाई मंदिर, चीनी मंदिर, बुद्ध मंदिर, जापानी मंदिर भी कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। कुशीनगर का यह एयरपोर्ट है, जिसे बुद्धा सर्किट के तौर पर डेवलप करते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी के बाद अब कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राज्य सरकार जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस वक्त काम कर रही है, और उसके मद्देनज़र बुद्धा सर्किट को डेवलप करने की दिशा में कुशीनगर, चूँकि यहाँ पर खुद भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उस लिहाज से भी काफ़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले बौद्ध धर्म को मानने वालों की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार महापरिनिर्वाण स्थली के दर्शन जरूर करें। और अब इस एयरपोर्ट के बनने के बाद भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने का रास्ता पहले से आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, जब भी देश के विकास की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स का जिक्र जहन में आ ही जाता है। देश के तमाम जो स्टार्टअप्स हैं अब पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने लगे हैं। यही वजह है कि पिछली तिमाही में स्टार्टअप को मिलने वाली फंडिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। ये तेज रफ्तार से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था की एक नई तस्वीर है। हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स अब कामयाबी की नई इबारत लिखने लगे हैं। अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबूत बन चुके भारत के स्टार्टअप्स पर अब पूरी दुनिया भरोसा जताने लगी है। स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग इस भरोसे की तस्दीक कर रही है। भारत के स्टार्टअप्स ने पिछली तिमाही में फंड जुटाने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। PwC इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स ने जुलाई-सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 82,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। यह आंकड़ा जुलाई-सितंबर 2020 के मुकाबले 2 गुना है और अप्रैल 2021 से 41% ज्यादा है। इस साल अभी तक 33 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियों में तब्दील हो चुके हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे पायदान पर है। जानकारों का दावा है कि साल के आखिर तक स्टार्टअप्स फंडिंग के मामले में नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। PwC इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू और संख्या के लिहाज से सभी सेक्टर के स्टार्टअप्स ने रकम जुटाने में तेजी दिखाई है। जुलाई-सितंबर तिमाही में फिनटेक, एडटेक और सॉफ्टवेयर सास को कुल फंडिंग में 47% रकम मिली है। इस तिमाही में कुल 347 सौदे हुए हैं। अकेले फिनटेक सेक्टर में जनवरी-सितंबर में रिकॉर्ड $4.6 अरब का निवेश आया, जबकि जनवरी-सितंबर 2020 में फिनटेक सेक्टर को $1.6 अरब की रकम मिली थी। जुलाई-सितंबर तिमाही में इस क्षेत्र में रिकॉर्ड $2.5 अरब के कुल 53 सौदे हुए। PwC के मुताबिक 2020 और 2021 की तीसरी तिमाही में बेंगलुरु और NCR में सबसे ज्यादा 76 और 78% पूंजी आई। इसके बाद मुंबई और पुणे के स्टार्टअप्स ने पूंजी जुटाई है। ये आंकड़े तरक्की की राह पर बढ़ते हिंदुस्तान की रफ्तार की गवाही दे रहे हैं। इन आंकड़ों की वजह से अब पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हैं और देश अब कामयाबियों की नई ऊंचाइयां छूने को बेकरार है। आदित्य केराना, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, देश जो है वो विकास के पथ पर लगातार अग्रशील है और इसी की तस्वीर दिखाता है ये स्टार्टअप। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में इस वक्त बाढ़ और बारिश के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF, SDRF और सेना के जवान इस वक्त लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, क्योंकि एक एक जिंदगी बचाने के लिए यहाँ पर इस वक्त कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आपको दिखाते हैं यहाँ से आई भरोसा कायम करने वाली तस्वीरें।
आसमान से आफत बरसी तो जमीन पर सैलाब का प्रवाह सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब दिखा। लेकिन इससे होने वाली तबाही को रोकने के लिए सीना तान कर डट गए सेना के जवान। ये तस्वीरें नैनीताल की, जहां पिछले 2-3 दिन में हुई बारिश झीलों की नगरी के लिए जैसे काल बनकर आई। स्थिति सन 93 में एक बार देखने को मिली थी, लेकिन वो भी इतनी भयानक नहीं थी जितनी भयानक इस बार ये। आप देख रहे हैं पूरी रोड में पानी भरा हुआ, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर सब बह चुके हैं। रोडें बिल्कुल ऐसी हो गई कि जैसे बाढ़ आ गई है। इसका इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि घुटनों तक पानी हमारे बस स्टेशन पे ही है। तो डाउन में क्या कर रहा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। नैनीताल में मॉल रोड और नैनी झील के किनारे स्थित नैना देवी मंदिर में पानी भर गया, जबकि लैंडस्लाइड के कारण कुछ इमारतों को भी नुकसान हुआ। सिर्फ नैनीताल ही नहीं, उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के बाद आए सैलाब की वजह से भारी मुसीबत हुई। लेकिन आसमान से जमीन तक सेना के जवानों ने कमान संभाली और जगह जगह शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुंदरखाल गांव में फंसे गांव वालों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ये लोग 48 घंटों से नदी के बीचों बीच फंसे। पंतनगर से उड़ान भरकर वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने 3 जगहों पर फंसे लोगों की जान बचाई। उधर रुद्रपुर के इलाके में मुस्तैद एनडीआरएफ के जवान भी जगह जगह आपदा के शिकार लोगों के लिए जैसे देवदूत बनकर आए। एनडीआरएफ की टीम ने नावों के सहारे प्रभावित इलाकों में जाकर बच्चों और महिलाओं को संकट से निकाला। तो हम लोग जितना यहाँ पे पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी जितना लगा सकते हैं उसको लगा करके रिलीफ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी कई हज़ार लोगों को हमने इवैक्यूएट भी करवाया है। लगभग 3000 लोगों को तो शारदा बैराज के नीचे से ही इवैक्यूएट करवाया है। फिर बाकी भी बहुत सारी उधम सिंह नगर एरियाज में, नैनीताल एरिया में, जो मोहान के आसपास का एरिया था वहाँ से भी कुछ लोगों को इवैक्यूएट करवाया है। इस बार की बारिश में खासा नुकसान काठगोदाम में भी हुआ। नदी के तेज बहाव के कारण यहां रेलवे ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे रेल सेवा में बाधा आई। नाजुक हालत को देखते हुए सरकार और प्रशासन एक्शन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद हल्द्वानी में अफसरों के साथ बैठक के बाद उन्होंने राहत और बचाव को और तेज करने का भरोसा दिया। जो भी आवश्यकता है हर प्रकार के संसाधन लगाकर हम जल्दी से जल्दी स्थिति को सामान्य करने के लिए कहा है। पानी की है, बिजली की है, राशन की है, एक समस्या लोगों को ना हो, इसकी कमी ना आए, उसके लिए व्यवस्थाएं जो बन रही है उनको बनाने का निर्देश दिया सर। राहत की खबर यह है कि उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश के बाद अब स्थिति में सुधार के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिन तक मौसम साफ रहेगा। 20 तारीख से अक्टूबर से तो मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा उत्तराखंड में, और आगे 8 से 10 दिन जो है कोई भी वेदर सिस्टम अब नहीं है। मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी, सुबह शाम थोड़ा ठंडा रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं अब प्रिवेल करेंगी, तो थोड़े जो न्यूनतम तापमान है वो 2-3 डिग्री नीचे आ सकते हैं। बारिश नहीं होगी या कम होगी तो जाहिर है राहत और बचाव के काम में भी तेजी आएगी, लेकिन जो नुकसान हो चुका उसकी भरपाई मुश्किल है। उत्तराखंड सरकार ने बारिश और सैलाब के चलते जान गंवा चुके लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जिन लोगों के घर ढह गए और मवेशियों का नुकसान हुआ उन्हें भी आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी पटरी पर ला सके। नैनीताल से मंजीत नेगी, दिलीप सिंह, लीला सिंह बिष्ट, राहुल सिंह और जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब उन वीडियोस पर नजर डाल लेते हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बैलेंस यानी संतुलन बनाने को कोई सीखना चाहता है तो इनसे सीखिए। सिर पर पानी से भरा गिलास रखा है, लेकिन इनके चलने का अंदाज ऐसा है कि गिलास नीचे नहीं गिर सकता। डॉगी के मालिक ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो देखते ही देखते ये वीडियो वायरल होने लगा। डॉगी के इस हुनर की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
अब जरा इन डॉगी का अंदाज भी देख लीजिए। साथ खेलते खेलते इन्हें स्किपिंग में महारत हासिल हो गई है। एक डॉगी स्किपिंग कर रहा है तो दूसरा स्किपिंग रोप को किसी एक्सपर्ट की तरह घुमा रहा है। दोनों के बीच तालमेल इतना ज्यादा गजब का है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डॉगी का ये वीडियो लोगों को खूब भा रहा है। बचपन कितना नादान और मासूम रहता है, ये इस बच्चे का वीडियो आपको बताएगा। ताड़ के पत्तों के सहारे ये बच्चा उड़ने के ख्वाब देख रहा है। तस्वीर किसी गांव की है। ताड़ के पत्तों से कुछ लोग घर की छत बना रहे हैं। इन्हीं में 2 बत्तों को इस बच्चे ने अपने पंख बना लिया और थोड़ी सी ऊंचाई से वो कूदकर उड़ने की एक्टिंग करने लगा। आसपास खड़े लोगों ने भी उसकी इस हरकत पर खूब तालियां बजाई और किसी ने तो ये वीडियो जब इंटरनेट पर डाला तो देखते ही देखते ये वीडियो वायरल होने लगा। डॉगीज के अलग अलग अंदाज आपने देखे हैं। अब आपको एक ऐसा अंदाज दिखाते हैं जिसमें डॉगी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके मालिक के साथ कोई और बैठे। मालिक के सारे दुलार पर वो अपना हक मानता है। उसे हर वक्त अपने मालिक के साथ ही बैठना पसंद है। अगर कोई और मालिक के साथ बैठता है तो वो उसे वहाँ से हटाने लगता है। अगर कोई फिर से उसे बैठने ना दे तो वो जगह ही बदल देता है। साइकिल की सवारी आपने की होगी, देखी होगी, लेकिन ये साइकिल सवार है ना, थोड़े से हटकर हैं, थोड़े से जुदा हैं। जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो सबकी निगाहें इन्हीं की तरफ मुड़ जाती हैं। इन्हें साइकिल चलाने की इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है कि बैलेंस बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। बड़े ही सधे हुए अंदाज में ये साइकिल की सवारी करते हैं और इनकी इस सवारी की तस्वीरें अब इंटरनेट पर खूब शेयर की जा रही हैं और साथ ही पसंद भी। तो थे ना ये मज़ेदार और गुदगुदाने वाले वीडियोस। चलिए आगे बढ़ाते हैं सफ़र को। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका का आज संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है, जो कि 29 अक्टूबर तक चलेगा। इसी युद्ध अभ्यास के दौरान युद्ध क्षेत्र से घायल सैनिकों को निकालने का अभ्यास भी किया जाएगा। भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक घायल सैनिक को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया है। दुनिया भर में मुसीबत के साथ जूझ रहे शरणार्थियों का चेहरा बन चुकी कठपुतली अमाल इन दिनों फ्रांस में है। शरणार्थियों के मुद्दे पर दुनिया को जगाने निकली अमाल का फ्रांस के कैलिस शहर में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। करीब 3.5 मीटर ऊंची इस कठपुतली से मिलने के लिए हर कोई बेकरार दिखाई दिया। दुनिया भर में संकटग्रस्त शरणार्थियों की नुमाइंदगी कर रही अमाल जब उत्तरी फ्रांसीसी शहर कैलिस पहुंची तो कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत हुआ। कैलिस शहर के प्रवासी सेंटर में अमाल से मिलने के लिए हर कोई बेकरार दिखा। सैकड़ों की संख्या में लोग करीब 12 फीट लंबी इस कठपुतली से मिलने यहां पहुंचे थे, जिसे दुनिया अमाल के नाम से जानती है। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर अमाल कुछ दिनों पहले ही फ्रांस के पड़ाव पर पहुंची है। इससे पहले पेरिस के एफिल टावर के पास उसका जोरदार स्वागत हुआ था। अमाल कुल 8000 किलोमीटर की यात्रा करेगी और मैनचेस्टर पहुंचकर इसकी यात्रा खत्म होगी। इस यात्रा की शुरुआत सीरिया बॉर्डर के नजदीक टर्की के एक छोटे से शहर गाजियानटेप से हुई थी। एक सीरियाई लड़की की नुमाइंदगी कर रही अमाल के नाम का अर्थ होता है आशा, उम्मीद। अपने नाम के मुताबिक अमाल उन शरणार्थियों की नुमाइंदगी कर रही है जो अपने लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं। अमाल नाम की इस कठपुतली को 4 लोग चलाते हैं, जो उसके हाथ पैर के साथ साथ उसके चेहरे के भाव को भी नियंत्रित करते हैं। अब तक अमाल जिन देशों में पहुंची है वहां उसका स्वागत कुछ इसी अंदाज में हुआ है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अमाल वेटिकन सिटी पहुंची तो खुद पोप फ्रांसिस ने इसका स्वागत किया था। शरणार्थी बच्चों की समस्या का संदेश लेकर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए पेरिस पहुंची अमाल का सफर फिलहाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में इंटरनेशनल एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है। इस अनोखे इवेंट में 28 देशों की 440 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस इवेंट में पायलट्स के हैरतअंगेज कारनामे देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए इन पायलट्स का कारनामा। हवा में हुनर और हौसले की ऐसी हैरतअंगेज तस्वीरें देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से आई हैं, जहां इंटरनेशनल एरोस्पेस शो का आगाज हो गया है। इस शो में दुनिया भर के 28 देशों की 440 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और इस एरोस्पेस शो के दौरान पायलट्स की हवाई कलाबाजियों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हवा में जेट्स विमान ने रंग बिरंगे धुएं से आसमान को रंग दिया। विमान ने आसमान में उड़ान के जरिए ही अनोखी आकृतियां उकेरी। विमानों के साथ साथ रक्षा प्रदर्शनी में आधुनिक हथियारों, सैन्य वाहनों और अनोखे ड्रोन्स हथियार भी नजर आए। कोरोना महामारी के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन है। ये सबूत है कि हथियारों के मामले में पूरी दुनिया किन ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और खबरें परोसते परोसते हम पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां पर अब वक्त हो चला है कुछ महान और कामयाब लोगों की कई बातें आप तक पहुंचाने का। तो चलिए नजर डालते हैं आज के विचार पर। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि लोगों के सामने मिसाल पेश करना ही दूसरों को प्रभावित करने का एकमात्र जरिया है। उम्मीद करते हैं कि आज के लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिल गई होंगी और कल एक बार फिर से हम दोनों आपके सामने आएंगे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मेन्यू लेकर। तब तक गुड वाली स्माइल बनाकर रखें।